नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में। तो हम लोग ना अपने क्लास में रेगुलर होते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो विश्व इतिहास पढ़ रहे थे, है ना। विश्व इतिहास में हम लोग जो है विश्व की प्रमुख सभ्यता समाप्त किए हैं। विश्व की प्रमुख सभ्यता के बाद हम लोग जो है स्टार्ट किए हैं भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोजें में कौन कौन सा तथ्य है वो हम लोग देख लेंगे, और इतना निचोड़ दे दिए हैं कि अगर आपके एग्जाम में भौगोलिक खोजों से प्रश्न पूछेगा तो एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा, जितना हम दे दिए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से कि भौगोलिक खोज की शुरुआत जो है किस शताब्दी ईस्वी में हुआ है। तो याद रखिएगा, भौगोलिक खोज की जो शुरुआत हुआ है वो 15वीं 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। और किस महादेश से हुआ है? तो यूरोप महादेश में हुआ है। ठीक है, भौगोलिक खोज की शुरुआत जो है किस महादेश से हुआ है? तो यूरोप महादेश से हुआ है। और कब हुआ है? तो 15वीं 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि यूरोप महादेशीय देश पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पूछता है प्रश्न कि किस यूरोपीय देश के द्वारा भौगोलिक खोज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल और स्पेन ने, यही दोनों ने सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किसमें? तो भौगोलिक खोजों में। ठीक है, इसमें पुर्तगाली राजा हेनरी द नेविगेटर, है ना, पुर्तगाली राजा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन के राजा कौन थे? तो फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेल, ये इनका जो है अहम भूमिका निभाई है। यानी ये जो भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन पुर्तगाली राजा हेनरी द नेविगेटर के द्वारा दिया गया है ना, सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन। उसके बाद स्पेन के राजा थे फर्डिनेंड द्वितीय, वो प्रोत्साहन किए हैं। और स्पेन की रानी थी इसाबेल, इन्होंने भी जो है भौगोलिक खोजों में जो खोज करता है उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिए हैं ये सब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भौगोलिक खोज की प्रेरणा का सबसे प्रमुख कारण क्या है ना। भौगोलिक खोज क्यों खोजा गया? यानी जैसे भारत को खोजा गया तो भारत के समुद्री मार्ग को खोजा गया, ना कि भारत को खोजा गया। तो भारत के समुद्री मार्ग को क्यों खोजा गया? इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाना, है ना, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाना। कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ था वो 1453 ईस्वी में हुआ था। और कुस्तुनतुनिया पर जो है तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था कुस्तुनतुनिया पर। अब देखिए, कुस्तुनतुनिया था क्या? तो कुस्तुनतुनिया जो था वो पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बिजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था, पूर्वी रोमन साम्राज्य को क्या कहा जाता है? बिजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था, का राजधानी नगर था कुस्तुनतुनिया। और यह जो शहर था कुस्तुनतुनिया, ये यूरोप और एशिया महादेश के बीच एक सेतु की तरह काम करता था। तो कुस्तुनतुनिया क्या करता था? तो यूरोप और एशिया महादेश के बीच सेतु की तरह काम करता था। यानी जितने भी यूरोप के लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो कुस्तुनतुनिया होकर ही एशिया महादेश में प्रवेश करते थे व्यापार करने के लिए। तो जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया, 1453 ईस्वी में कौन तुर्कों ने? तो उस्मानी तुर्कों ने। तो हुआ क्या कि उस्मानी तुर्कों के द्वारा जो है यूरोपीय वासी जो व्यापार करने आते थे, उस पर जो टैक्स वसूली, कर वसूली जो किया जाता था, वो 200 गुना मतलब ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तुर्कों ने बहुत ज़्यादा वसूली करने लगा, लूट खसोट करने लगा। इसी कारण इन लोग जो है यूरोप के जो है व्यापारियों ने यह मन बनाया कि जो है हम जो है एशिया महादेश पहुंचने के लिए या फिर भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करेंगे, ना कि स्थल मार्ग से हम लोग जाएंगे, यही परेशानी के कारण। इसलिए जो आपको भौगोलिक खोज की जो प्रेरणा का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाना। आपसे प्रश्न पूछा है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कितने ईस्वी में हुआ है? तो याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ है 1453 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1453 ईस्वी में। और कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया था? तो उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बिजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य को क्या कहा जाता है? बिजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता था। इसी का राजधानी था क्या? कुस्तुनतुनिया था। यह शहर जो है यूरोप और एशिया महादेश के बीच एक सेतु की तरह काम करता था। कौन? कुस्तुनतुनिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि 15वीं शताब्दी ईस्वी में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कुस्तुनतुनिया था, है ना। 15वीं शताब्दी ईस्वी में इस शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था कुस्तुनतुनिया। जब इस शहर पर तुर्की मुसलमानों ने अपना अधिकार कर लिया तो
वहाँ पर जो विद्वान विद्वान रहते थे वो पलायन करने लगे, है ना, उन लोग जो है मार काट करने लगा तुर्की मुसलमानों ने। तो ये जितने भी विद्वान थे आपको कुस्तुनतुनिया में रह रहे थे, वो वहाँ से पलायन करने लगे। और कुस्तुनतुनिया के विद्वान सबसे ज़्यादा पलायन जो किए थे वो इटली में किए थे, इटली में जाकर बस गए थे, है ना। जितने भी कुस्तुनतुनिया के विद्वान थे सबसे ज़्यादा कहाँ पलायन करके गए थे, तो इटली में। इसलिए पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत जो है इटली से हुई है ना। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत इटली से हुई है। क्यों? क्योंकि कुस्तुनतुनिया के जितने भी विद्वान थे वो इटली में बस गए थे। अब जो विद्वान के द्वारा ही पुनर्जागरण आंदोलन किया जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय, भारत में जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत सारा जो है भाषा का ज्ञानी थे वो, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि धर्म युद्ध किसे कहते हैं। तो धर्म युद्ध क्या है? तो जेरूशलम को लेकर, यानी जेरूशलम के पर जो है अधिकार को लेकर, जेरूशलम पर अधिकार को लेकर, जेरूशलम जो है इजराइल में है, ठीक है, इजराइल में है। जेरूशलम के अधिकार को लेकर यह युद्ध ईसाई धर्म और तुर्की मुसलमानों के बीच हुआ है। आपसे प्रश्न पूछेगा धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो याद रखिएगा ईसाई धर्म और तुर्की मुसलमानों के बीच हुआ है धर्म युद्ध। और किसको लेकर हुआ है? तो जेरूशलम पर अधिकार को लेकर हुआ है ना। जेरूशलम पर अधिकार को लेकर हुआ। जेरूशलम पर जो है शुरुआती दौर में ईसाई धर्म के लोगों का प्रभाव था, यानी जेरूशलम पर शुरुआती दौर में जो है ईसाई धर्म का ही जो है प्रभुत्व था, तो वहाँ का जो है, ठीक है, प्रभुत्व था। तो ईसाइयों के लिए यह क्या था? पवित्र स्थान था जेरूशलम। लेकिन तुर्की मुसलमानों ने इसे अपना अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इसलिए ईसाइयों ने तुर्की मुसलमानों को जेरूशलम से बाहर करने के लिए युद्ध किया, जिसे धर्म युद्ध कहते हैं। तो ईसाइयों ने जेरूशलम पर अधिकार करने के लिए एक युद्ध किया, जिसे धर्म युद्ध कहते हैं। इसमें जो है ना मुसलमानों की ही अंतिम रूप से विजय हुआ था, ठीक है। तुर्की मुसलमान ही जो है अंतिम रूप से विजय हुआ था। नेक्स्ट आते हैं कि भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने में नवीन आविष्कारों का महत्वपूर्ण योगदान था। कौन कौन सा ऐसा आविष्कार हुआ था जो भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया था? तो पहला था गैलीलियो ने दूरबीन की खोज कर दी थी, है ना। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज कर दी, इसलिए जो है भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने हल्के और तेज गति से चलने वाले जहाज की खोज की, जिसे कैरेवल कहा जाता है ना। ये भी खोज हुआ, इसलिए जो भौगोलिक खोज को बढ़ावा मिला। तो याद रखिएगा ये भी फैक्ट कि दूरबीन की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने। एक फैक्ट हो गया। दूसरा जो है आपको कि पुर्तगालियों ने हल्के और तेज गति से चलने वाले जहाज की खोज की, जिसे कैरेवल कहते हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछ देगा कि हल्के और तेज गति से चलने वाले जहाज जिसे कैरेवल कहते हैं कि खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 14वीं शताब्दी में सबसे पहले बेनिस वासियों ने, बेनिस यानी इटली वासियों को ही बेनिस वासियों कहते हैं, तो बेनिस वासियों ने जहाज़ों को तोपों और बंदूकों से सुसज्जित करना आरंभ किया। तो आपसे पूछेगा कि 14वीं शताब्दी में सबसे पहले कहाँ के वासियों ने, कहाँ के लोगों के द्वारा जहाज़ों को तोपों और बंदूकों से सुसज्जित करना आरंभ किया, तो याद रखिएगा बेनिस वासियों ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एस्ट्रोलॉब मानचित्र पर अक्षांश बताने वाला उपकरण है। एस्ट्रोलॉब क्या है? तो एस्ट्रोलॉब जो है वो मानचित्र पर अक्षांश बताने वाला उपकरण है। ये भी, इसका भी आविष्कार हुआ, इसलिए जो है भौगोलिक खोज को जो है प्रोत्साहन मिला है ना। तो एस्ट्रोलॉब क्या है? तो मानचित्र पर अक्षांश बताने वाला एक प्रकार का उपकरण है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका कि डीएली नामक विद्वान की पुस्तक है इम्गो मुंडी, जो 1410 में लिखा है, ने कोलंबस को भौगोलिक खोज हेतु प्रेरित किया। तो डीएली नामक एक विद्वान था जिसका पुस्तक था इम्गो मुंडी, है ना, इम्गो मुंडी। इस पुस्तक को पढ़कर कोलंबस ने भौगोलिक खोज हेतु क्या हुआ? प्रेरित हुआ। इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि ये जो है अपने पुस्तक में भारत की जो है चर्चा कर रखा था कि भारत जो है सोने की चिड़िया है ना, इस प्रकार का जो है चर्चा कर रखा था। इसलिए कोलंबस के मन में यह लालसा आया कि हम जो है भौगोलिक खोज करें, है ना। तो इससे ही प्रेरित हुआ था कोलंबस ने। नेक्स्ट है कि टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफिका ने भौगोलिक खोज हेतु प्रेरित किया। तो टॉलमी की पुस्तक भी जो है ज्योग्राफिका ने भौगोलिक खोज हेतु प्रेरित किया, ये भी याद रखिएगा। और देखिए एक फैक्ट और इससे बनेगा, आपसे अगर पूछ देगा कि इम्गो मुंडी के लेखक कौन है, इम्गो मुंडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा डीएली, है ना, डीएली। ये भी फैक्ट पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि ज्योग्राफिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो टॉलमी है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
देखिए, जो भौगोलिक खोज का जो है खोजे जाने के लिए बढ़ावा देने में जो नवीन आविष्कारों का महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कोलंबस के बारे में। कोलंबस क्या था? तो कोलंबस जो था वो मूलतः इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का, मूलतः जो है इटली का रहने वाला था। लेकिन स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेल का संरक्षण प्राप्त कर अगस्त 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। लेकिन उन्होंने अपना मार्ग भटका लिया, ठीक है, भटका लिया, जिसके कारण वे अमेरिका की खोज कर डाली और वहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा। हुआ क्या था कि वो सोचा कि इंडिया हम पहुँच गए हैं, ठीक है, हम क्या सोचा कि इंडिया पहुंच गए हैं। वहाँ के लोग जो थे, जहाँ पर वो उतरा था, वहाँ के लोग जो है रेड रेड लाल कलर का दिखते थे, उसका चेहरा वगैरह रेड दिखता था, इसलिए इसे रेड इंडियन कहा। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कोलंबस के बारे में कि कोलंबस मूल रूप से मूलतः कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा, मूलतः जो है इटली का रहने वाला था। लेकिन किस देश के संरक्षण प्राप्त कर वो भौगोलिक भारत के जो है समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था? तो स्पेन के, है ना, स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेल का संरक्षण प्राप्त कर। कब निकला था? तो याद रखिएगा 1492 में। लेकिन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। आपसे पूछेगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो 1492 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। और ये भी पूछेगा कि जो कोलंबस जो है वो कहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कह कर पुकारा था? तो याद रखिएगा, अमेरिका के जो है निवासी को रेड इंडियन कह के पुकारा था। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया क्यों कहा जाता है? तो अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि कोलंबस की यात्रा के पहले यूरोप वासियों ने अमेरिका की जानकारी प्राप्त नहीं थी। यूरोप वासियों के पास जो है अमेरिका की जानकारी प्राप्त नहीं थी, इसीलिए जब कोलंबस इसको खोजा तो इसको क्या नाम दिया? तो नई दुनिया कहा। किसको? तो अमेरिका महाद्वीप को। पूछ देगा आपसे प्रश्न कि किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है, कहा गया या फिर कहा जाता है? तो अमेरिका महाद्वीप को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि कोलंबस की मृत्यु के बाद फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुस्सी ने, कहाँ का नाविक था? तो फ्लोरेंस के नाविक, फ्लोरेंस जो इटली में है, फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुस्सी ने अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने अपनी पुस्तक कोस्मोग्राफिक इंट्रोड्यू में, है ना, कोस्मोग्राफिक इंट्रोड्यू में अमेरिका की जानकारी प्रदान की। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा है? तो याद रखिएगा, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा है ना, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर। और अमेरिगो वेस्पुस्सी ने ही अमेरिका की यात्रा का जो है चर्चा किस पुस्तक में किया है? तो कोस्मोग्राफिक इंट्रोड्यू में किया है ना, कोस्मोग्राफिक इंट्रोड्यू में किया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भौगोलिक खोज में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो सबसे बड़ा योगदान जो रहा भौगोलिक खोजों में, वो पुर्तगाल का राजा हेनरी द नेविगेटर का रहा है। अगर आपसे पूछ देगा कि भौगोलिक खोज में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो हेनरी द नेविगेटर का रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1488 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। देखिए, हुआ क्या था कि बार्थोलोमेव डियाज 1487 ईस्वी में जो है आपको भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला। लेकिन वो जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट पर केप ऑफ गुड होप है, वहाँ पर आके वो जो है थक गया कि अब वो आगे नहीं जा पाया, यानी भारत के जो है मार्ग की ओर नहीं जा पाया, केप ऑफ गुड होप तक ही रह गया। तो केप ऑफ गुड होप की खोज कब किया बार्थोलोमेव डियाज ने? तो 1488 में, ये याद रखना है। बार्थोलोमेव डियाज के कौन सा यात्री है? तो पुर्तगाली यात्री है, ये भी याद रखना है। फिर आया 1498 ईस्वी, मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। अब कौन आया? तो वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा आया जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। उसके बाद उसको जो है दक्षिण अफ्रीका में एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला, जिसको कहते हैं, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से यह भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है वास्को डी गामा जो है किसकी सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो याद रखिएगा, अब्दुल मजीद की सहायता से। और कितने ईस्वी में खोज की? तो मई 1498 ईस्वी में खोज की। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। इतना फैक्ट इससे याद रखिएगा।
तो देखिए वास्को डी गामा जो था वो सर्वप्रथम केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा, है ना। कहाँ पर पहुंचा था सर्वप्रथम? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर वहां पहुंचा। वहां के राजा, केरल के राजा जमोरीन ने उनका भव्य स्वागत किया। वास्को डी गामा जो है ना, वास्को डी गामा वो कुल 3 बार भारत आए हैं, है ना। कुल कितने बार भारत की यात्रा की? तो कुल 3 बार भारत की यात्रा की। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार 1524 में। 1498, 1502 और 1524, ये 3 बार जो है वास्को डी गामा भारत की यात्रा किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि द्वितीय पुर्तगाली यात्री कैब्राल हुआ जिन्होंने भारत की यात्रा की। तो ये हुआ क्या था कि वास्को डी गामा जब पहुंच गया तो उसके बाद कैब्राल शुरू किया आने के लिए। तो कैब्राल जो है द्वितीय पुर्तगाली यात्री है जो भारत की यात्रा किया। ये जो है 1500 ईस्वी के लगभग में भारत आया था। ठीक है, 1500 ईस्वी के लगभग में भारत आया था। और कैब्राल के द्वारा ही जो है ब्राजील की खोज की गई। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ब्राजील की खोज किस पुर्तगाली यात्री के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा कैब्राल के द्वारा जो है ब्राजील की खोज की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली यात्री मैगलन जो 1519 ईस्वी में प्रथम यात्री हुए जिन्होंने जहाज से पूरे विश्व की यात्रा किया, है ना। जहाज से पूरा विश्व का यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन हुआ? तो मैगलन हुआ। जो कौन सा यात्री था? तो पुर्तगाली यात्री था। कब? तो 1519 21 में। इन्होंने प्रशांत महासागर का नामकरण किया। पूछेगा प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का जो नामकरण किया गया वो मैगलन के द्वारा किया गया। मैगलन के नाम पर ही चिली में एक जल संधि है जिसका नाम मैगलन जल संधि है ना। मैगलन जल संधि कहाँ है? तो चिली में है। और किसके नाम पर? तो मैगलन के नाम पर था, रखा गया था। यह जल संधि जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। याद रखिएगा मैगलन जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रथम यात्री कौन हुए जिन्होंने जहाज से पूरे विश्व की यात्रा की? तो याद रखिएगा मैगलन हुए। ठीक है, मैगलन ने ही प्रशांत महासागर का नामकरण किया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि इंग्लैंड के साहसी नाविक कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की। तो हवाई द्वीप समूह जिस पर अभी जो है अमेरिका का अधिकार है, हवाई द्वीप समूह का, है ना। अमेरिका का अधिकार है। तो हवाई द्वीप समूह का खोज किसने किया? तो जो है इंग्लैंड के एक नाविक था कैप्टन कुक ने किया, कैप्टन कुक ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैप्टन कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की। लेकिन कुछ स्रोतों में यह दिया गया है कि ओविल तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की। तो याद रखना है कैप्टन कुक, मुख्य रूप से कैप्टन कुक जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की खोज किया। ठीक है, लेकिन कुछ पुस्तक में जो है ओवेल तस्मान के बारे में भी दिया रहता है। लेकिन अगर हम SCERT के बारे में बताएं तो SCERT में जो है कैप्टन कुक ही दिया है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो कैप्टन कुक ने किया है, SCERT बिहार वाला में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इटली के नाविक सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज की। आपसे प्रश्न पूछेगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज किसने की? तो सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किया, है ना। न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज किसने किया? सेबेस्टियन कैबोट और सर जॉन ने किया। लेकिन अगर हवाई द्वीप के बारे में बोलेगा तो कैप्टन कुक याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए भौगोलिक खोज का परिणाम क्या हुआ, है ना। भौगोलिक खोज जब किया गया, भारत भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज किया गया, है ना, बहुत सारा महादेश के जो है समुद्री मार्ग की खोज किया गया, तो इसका परिणाम क्या हुआ? पहला परिणाम हुआ कि बहुमूल धातुएं का यूरोप महादेश में आयात होने लगा। यानी जितने भी यूरोप महादेश के लोग थे जो व्यापार करने आते थे वो जो है अन्य देशों जैसे भारत आते थे। तो भारत से जो बहुमूल धातुएं थे उसका जो है आयात करने लगे, अपने देश ले जाने लगे, है ना। तो बहुमूल धातुओं का यूरोप महादेश में आयात होने लगा। मेक्सिको और पेरू में सबसे ज़्यादा चांदी का आयात यूरोप महादेश में होने लगा। यानी जो है मेक्सिको और पेरू से सबसे ज़्यादा चांदी का आयात, यानी मेक्सिको और पेरू से जो है चांदी को ले जाकर यूरोप महादेश में ले जाने लगा। कहाँ के निवासी? तो यूरोप के निवासी के द्वारा। ठीक है, मेक्सिको और पेरू से चांदी का सबसे ज़्यादा आयात यूरोप महादेश में होने लगा। नेक्स्ट है कि भौगोलिक खोज के परिणाम में एक जो है उपनिवेशवाद का विकास हुआ, है ना। उपनिवेशवाद का विकास हुआ है, ये भी है आपको भौगोलिक खोज का परिणाम। नेक्स्ट है कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ है, ये भी भौगोलिक खोज का परिणाम है। दास व्यापार का विकास हुआ, है ना। दास व्यापार जैसे अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ के लोगों को जो है आपको यूरोप महादेश में बेच दिया करते थे दास के रूप में। दास व्यापार का भी विकास हुआ, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि बैंकिंग व्यवस्था का भी विकास हुआ। भौगोलिक खोज के कारण ही बैंकिंग के व्यवस्था का विकास हुआ, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, नोट में दिया हुआ है कुछ फैक्ट है कि दास व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन बना। आपसे प्रश्न पूछेगा कि दास दास व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना, तो याद रखिएगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन बना। मूलतः अमेरिका और अफ्रीका महादेश के लोगों को गुलाम बनाकर यूरोप में बेचा जाता था। अमेरिका और अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर जो है यूरोप में बेचा जाता था। और दास व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना, तो याद रखिएगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका कि फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार ने बैंकिंग व्यवस्था शुरुआत की। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भौगोलिक खोज ने यूरोप महादेश में अंधकार युग को समाप्त कर दिया, तो आधुनिक युग की पृष्ठभूमि तैयार की। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि भौगोलिक खोज ने यूरोप में अंधकार युग को समाप्त कर दिया और आधुनिक युग की जो है पृष्ठभूमि जो है तैयार की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्य तथ्यों, इससे संबंधित जो अन्य तथ्य क्या क्या है ये देख लेते हैं। पॉइंट है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन पर ही कैरोलिगियन साम्राज्य की स्थापना हुई, है ना। तो याद रखिएगा पश्चिमी रोमन रोमन साम्राज्य के पतन पर ही कैरोलिगियन साम्राज्य की स्थापना हुई। कौन सी शताब्दी में, तो 9वीं शताब्दी में हुई। किसके द्वारा द्वारा तो शारलमा के द्वारा, है ना। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन पर ही कैरोलिगियन साम्राज्य की स्थापना हुई, 9वीं शताब्दी में हुई। और किसके द्वारा हुई, तो शारलमा के द्वारा। आपसे प्रश्न पूछेगा कैरोलिगियन साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो शारलमा के द्वारा की गई थी। कब की गई, तो 9वीं शताब्दी में की गई। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कुतुबनुमा, जिसको कंपास कहते हैं, का जो उपयोग या व्यवहार यूरोप वालों ने कहा किससे सीखा था, तो याद रखिएगा अरबों से सीखा था। कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा था, तो याद रखिएगा अरबों से सीखा था। ये भी आपको पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज कहाँ बनाए गए थे, तो याद रखिएगा खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज जो है स्पेन में बनाए गए थे। कहाँ बनाए जाते थे, तो स्पेन में बनाए जाते थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र रोम में था, है ना। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था, तो इटली की राजधानी रोम में था। इटली की राजधानी रोम में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इटली यात्री मार्को पोलो ने पांड साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया। पूछ देगा निम्न में से किस इटली यात्री के द्वारा पांड साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया, तो याद रखिएगा मार्को पोलो के द्वारा। मार्को पोलो कहाँ के यात्री था, तो इटली यात्री था। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि नए देश की खोज व्यापार के वैश्विक विस्तार के दौरान सोने की महत्ता ने, सोना गोल्ड, है ना, गोल्ड की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। सोने और चांदी का भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारों भंडारों की प्राप्ति में कौन सा देश अग्रणी था, तो याद रखिएगा स्पेन जो देश था वो अग्रणी था। किसके भंडारण में, सोने एवं चांदी के लूट में। कब, जब भौगोलिक खोज हो रहे थे उस दशक में, 15वीं 16वीं के शताब्दी ईसा पूर्व में, शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। नेक्स्ट है आपको देखिए, भारत में कुछ यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, उसका हम लोग जो है डेट याद कर लेते हैं। कब कौन हुआ ये देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों का आगमन जो हुआ वो 1498 में हुआ, ये याद रख लेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ, तो 1600 ईस्वी में हुआ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ, तो 1602 ईस्वी में हुआ है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ, तो 1664 में हुआ है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ, तो 1616 में हुआ है ना। फिर आपको स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ, तो 1731 में हुआ है। तो आपको ये क्रम याद रखना है कि पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ, उसके बाद ब्रिटिश का आगमन हुआ, उसके बाद डच का जो है आगमन हुआ, उसके बाद फ्रांसीसी का, उसके बाद डेनिश का, उसके बाद स्वीडिश का। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने की, तो याद रखिएगा बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया। कब, 1488 ईस्वी में, है ना। बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा 1488 ईस्वी में उत्माशा अंतरिक्ष की खोज की गई, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा 1453 में हुआ। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर का पास अवस्थित है, तो ये प्रश्न जो है आपको SCERT के बुक
क्लास 9 में ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट में दे दिए हैं, हो सकता है पूछ दे। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल और स्पेन जो है किस महासागर का पास अवस्थित है, तो अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है ना, अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। तो देखिए, भौगोलिक खोज में आप लोग को इतना सारा फैक्ट दे दिए हैं कि हमको नहीं लगता कि इससे बाहर प्रश्न जाएगा। तो आप लोग बस इतना ही पचा लीजिए, काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो सकता है अगर बीपीएस से भी पूछेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में भौगोलिक खोज से, तो इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि पूछेगा, ठीक है। सारा फैक्ट हम निचोड़ कर जो है आप लोग को भौगोलिक खोज से दे दिए हैं। तो आप लोग इसी को दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद जो है पुनर्जागरण धार्मिक सुधार आंदोलन का वीडियो हम लाएंगे, तब तक जो है इसको देखिए अच्छे से। इसका पीडीएफ हम दे देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो देखिए, अगर अच्छा लग रहा वीडियो तो आप लोग जो है ज़रूर इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट देखकर हमको लगता है कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर और अच्छा लग रहा है इससे, तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर करिएगा, ताकि और सारे लोग को भी इससे फ़ायदा हो सके, है ना। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।